हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर डीजे सर। लास्ट टाइम हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे और रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने बात किया था। अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए हम लोगों ने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन N1A प्लस N2B गिव यू N3C प्लस N4E लिया था और इसमें हम लोगों ने जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखा था, क्या लिखा था? रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखा था? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट के लिए एक माइनस साइन लिखते हैं -1/N1 डी कंसंट्रेशन ऑफ A/dt बराबर होगा -1/N2 डी कंसंट्रेशन ऑफ B/dt। ये बराबर होगा, ये प्रोडक्ट है तो क्या होगा 1/N3 डी कंसंट्रेशन ऑफ C/dt और ये बराबर होगा 1/N4 डी कंसंट्रेशन ऑफ E/dt। हम लोगों ने ये देखा था, इसमें हम लोगों ने चार टर्म डिफाइन किया था कि -1/N1 डी कंसंट्रेशन ऑफ A/dt इक्वल टू क्या होगा -dA/dt का मतलब क्या होगा 1/N3 डी कंसंट्रेशन ऑफ C/dt क्या होगा और D कंसंट्रेशन ऑफ C/dt का मतलब क्या होगा। तो हम लोगों ने जाना था कि -1/N1 डी कंसंट्रेशन ऑफ A/dt ये हमारा क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। ये क्या है हमारा? रेट ऑफ रिएक्शन है। क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। -dA/dt क्या बताता है? यदि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यहां से इरेज कर देंगे तो ये बताएगा रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ A। ये क्या बताता है? 1/N3 dC/dt। ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को बताता है। और हमारा जो है यहां से यदि हम लोगों ने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हटा दिया तो ये क्या होगा? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? C। तो देखिए, इसको देख के हमको क्या समझ में आता है, यदि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा हुआ है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन है, और यदि हम लोगों ने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हटा दिया तो निगेटिव साइन के साथ यदि कोई चीज लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो किस रेट से खत्म हो रहा है। जो भी जिस मॉलिक्यूल में माइनस साइन के साथ, जैसे यहां लिखा हुआ -dA/dt, इसका मतलब क्या हुआ कि A में क्या डिक्रीमेंट हो रहा है वो लिखा हुआ है, और यहां प्लस साइन के साथ dC/dt क्या बताता है कि C किस रेट से बन रहा है, प्रोडक्शन किस रेट से हो रहा है, मतलब कैसे कैसे कंसंट्रेशन ऑफ C इंक्रीज कर रहा है, इसके बारे में। इस पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। यदि आप लोगों ने लास्ट टाइम इसे नहीं लिखा था तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है the rate of the rate of increment of concentration of N2 is 2 mole per liter in 10 सेकेंड। कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग। क्या है? कैलकुलेट द फॉलोइंग। यहां आपको क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, दूसरा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ
ऑफ NH3 बताना है। तीसरा रेट ऑफ यहां कंजम्पशन लिख लीजिए, रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ H2 भी निकालना है। हमारे पास जो रिएक्शन है वो है NH3 डिकम्पोज कर रहा है N2 प्लस H2। हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 3। आप इसको सॉल्व कीजिए, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, मैं तब तक इसको सॉल्व करता हूं। यदि हम देखें तो क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, द रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ concentration of N2 is 2 mole per liter in 10 सेकेंड, कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो देखिए यहां जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन क्या है, N2 कितना दिया हुआ है, इंक्रीमेंट है तो पॉजिटिव साइन के साथ। ये क्या दिया हुआ है 2 मोल्स पर लीटर और dt कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो इससे हम लोग dN2 अपॉन dt कैलकुलेट कर सकते हैं, वो 2/10 हो जाएगा, जो कि होगा 0.2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब देखिए हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। जब भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए यदि रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए -1 होता है, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो, dNH3 अपॉन dt इक्वल टू dN2 अपॉन dt इक्वल टू d1/3 dH2 अपॉन dt। अब देखिए हमको क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, dN2 अपॉन dt, मतलब ये जो है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ही है। तो हमारा क्वेश्चन तो पहला बन गया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यदि ए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें वो हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए कहता है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NH3 निकालना है। व्हाट डज इट मीन, dNH3 अपॉन dt आपको कैलकुलेट करना है, और क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ, सॉरी यहां डिक्रीमेंट नहीं होगा, इंक्रीमेंट होगा। हम लोगों ने रिएक्शन नहीं लिखा था इसलिए क्वेश्चन गलत हो रहा था। तो यहां रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ H2, तो dH2 अपॉन dt कैलकुलेट करना है, तो ये हमारा निकालना है। तो देखिए हम लोग के पास dN2 अपॉन dt ऑलरेडी पता है, तो हम लोग को dNH3 अपॉन dt निकालना है, और वो कंजम्पशन तो माइनस के साथ आएगा, क्या आएगा -dNH3 अपॉन dt। तो हम लोग इसको इसके इक्वल्स कर देंगे तो हमारा -dNH3 अपॉन dt आ जाएगा, और यदि हम लोग इसको इसके इक्वल कर देंगे तो हमें dH2 अपॉन dt पता चल जाएगा। हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम लोग सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, ए के बाद फर्स्ट पार्ट 2 कैलकुलेट करते हैं। 2 कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, -1/2 dNH3 अपॉन dt इक्वल टू dN2 अपॉन dt। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, -1/2 dNH3 अपॉन dt इक्वल टू dN2 अपॉन dt कितना हो जाएगा 0.2। तो -dNH3
अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 2 इक्वल टू 0.4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सिमिलरली हम लोग थर्ड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसके सॉल्यूशन को कॉपी कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं इसे मिटाता। अब हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। हम लोग क्या बात करेंगे? मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। क्या बात करते हैं? मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। तो देखिए मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बात करें तो जब भी कोई एक रिएक्शन होगा तो उसमें कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये बताता है मॉलिक्यूलरिटी। देखिए यह एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और इसका डे टू डे केमिस्ट्री रिएक्शन के केमिस्ट्री में इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट इज अ theoretical concept and defined as number of reactant molecule get reacted in a reaction। जैसे एग्जांपल लें, हमारे पास A प्लस बी सी दे रहा है और इसमें पूछे मॉलिक्यूलरिटी कितना है। तो देखिए यहाँ एक A का मॉलिक्यूल और एक B का मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके C बता रहा है। तो यहाँ कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं? 2। तो हमारा यहाँ मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। जैसे 2A से A2 बना तो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किए? 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2। जैसे A प्लस 2B हमें कोई भी प्रोडक्ट दे रहा है तो हम ये यहाँ मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। यदि कभी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा तो उसे यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा तो यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। यदि मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 2 होगा तो इसे बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। यदि मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 3 होगा इसे ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। अब देखिए हम लोग यदि बात करें कि मॉलिक्यूलरिटी के बारे में तो मॉलिक्यूलरिटी देखिए कभी भी हमारा मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकता। निगेटिव नंबर ऑफ एटम्स कभी रिएक्ट करेंगे ये तो बेवकूफी वाला बात है। अब कोई फ्रैक्शनल हो सकता है, नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम लोग मॉलिक्यूलरिटी के बारे में क्या लिख सकते हैं? द वैल्यू ऑफ molecularity cannot be negative, 0, fractional और infinite। देखिए अब मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू 3 से भी ज्यादा नहीं हो सकता है। ये 3 से ज्यादा क्यों नहीं होता है ये हम लोग
जब इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन में जाएंगे तब हमें पता चलेगा कॉलिजन थ्योरी में कि किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा क्यों नहीं होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। आप इसको कॉपी कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हुआ, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ये बताता है किसी रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया। यदि किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा तो उसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। यदि किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलरिटी 2 हुआ तो उसे बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे, और यदि किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलरिटी 3 हुआ तो उसे ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू ना तो निगेटिव हो सकता है, ना तो फ्रैक्शनल हो सकता है, ना तो 0 हो सकता है, और ना तो इसका वैल्यू 3 से ज्यादा हो सकता है। तो मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू हो क्या सकता है, 1, 2 और 3। इसके आगे हम लोग बात करते हैं ऑर्डर से पहले हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या बात करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बात करें तो इसको प्रपोज किया था गुलबर्ग एंड वॉगे नाम के साइंटिस्ट ने, एंड वॉगे नाम के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलके लॉ ऑफ मास एक्शन को खोजा था, प्रपोज किया था। तो हम लोग सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन में बोला क्या जाता है उसको लिखेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल होता क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of the active masses of the reactant raised to the power of their stoichiometric coefficient। अब देखिए ये जो इंग्लिश लिखा हुआ है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो हम लोग इसको समझते हैं। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। अब हमें समझना पड़ेगा एक्टिव मास क्या है, यहाँ एक नया टर्म है एक्टिव मास। देखिए यदि एक्टिव मास के बारे में बात करें तो हमारे पास नॉर्मली 2 फेज का रिएक्शन होता है, एक लिक्विड फेज का रिएक्शन होता है और एक गैस फेज का रिएक्शन होता है। क्या होता है, एक लिक्विड फेज का रिएक्शन होता है और एक गैस फेज का रिएक्शन होता है। यदि लिक्विड फेज के लिए बात करें तो लिक्विड फेज के लिए हमारा जो एक्टिव मास होता है वो कंसंट्रेशन होता है, और यदि हम लोग गैस फेज के रिएक्शन के लिए बात करें तो यहां होता है पार्शियल प्रेशर। क्या होता है, पार्शियल प्रेशर। तो एक्टिव मास यदि लिक्विड फेज का रिएक्शन होगा तो उसके लिए हम लोग कंसंट्रेशन को एक्टिव मास बोलेंगे, और यदि गैस फेज रिएक्शन हुआ तो हम लोग एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर को बोलेंगे। जैसे हम लोग कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखते हैं जो कि मैंने पहले लिया था, N1A प्लस N2B हमको क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है, प्रोडक्ट। यदि हम लोग इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। ए रिएक्टेंट है और बी रिएक्टेंट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट
रेस टू द पावर ऑफ देयर स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट, मतलब ए का जो भी स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट होगा उसको इसके पावर पे लिख देना है n1, और बी का जो भी स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट है उसको बी के पावर पे लिख देना है। यहां से यदि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो रेट इक्वल टू क्या होगा, K into concentration of A raised to the power n1 and concentration of B raised to the power n1। यहां जो K है उसको हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट बोलेंगे। और जो ये इक्वेशन हुआ इसे हम लोग रेट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट लॉ। तो ये क्या है हमारा रेट लॉ। अब देखिए रेट लॉ लिखने के लिए हमको कुछ बेसिक फंडामेंटल जानकारी हमको आनी चाहिए। तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग कुछ नोट्स ऑन रेट लॉ लिखेंगे। इसको आप कॉपी कर लीजिए। यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या है, रूल्स फॉर राइटिंग रेट लॉ। क्या है, रूल्स फॉर राइटिंग रेट लॉ। इसमें सबसे पहला बात है, कहता है द रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस विल नेवर इंक्लूडेड इन द रेट लॉ। क्या बोलता है, द रिएजेंट which is present in excess will never be included in the rate law। इसको यदि समझें तो जैसे हमारे पास यदि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर आपको पता होगा तो एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, यदि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर आपको पता होगा तो ईस्टर को जब वाटर के एक्सेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है। ये प्रोडक्ट क्या मिलता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात है। हम लोग ऑर्गेनिक में देखेंगे कि हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है। तो यहां यदि हमको रेट लिखना है, क्या लिखना है, रेट, तो यहां K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर होगा। यदि यहां वाटर लिख देंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जो भी मॉलिक्यूल एक्सेस में, जो भी रिएजेंट एक्सेस में प्रेजेंट है उसको रेट लॉ में कभी नहीं लिखना है। दूसरा बात क्या है कि यदि रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो, मतलब मोर देन वन स्टेप में हो, तो यदि रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में होता है तो उसमें इंटरमीडिएट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, इंटरमीडिएट्स। तो जब भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा उसको हम लोग रेट लॉ में नहीं लिखेंगे। तो क्या बोलता है, इंटरमीडिएट्स विल नेवर बी included in the rate law। जैसे हम लोग देखें कि A प्लस बी हमको C दे रहा है और C प्लस D हमको E दिया, तो ओवरऑल रिएक्शन में हमारा C क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग C को कभी भी रेट लॉ में नहीं लिखते हैं। इसको आप कॉपी कर लीजिए। यदि आपको स्क्रीनशॉट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसे इरेज करता हूं। हो गया। अब देखिए रिएक्शन नॉर्मली हम लोग दो प्रकार का समझेंगे। रिएक्शन हम लोग दो प्रकार का समझेंगे।
एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक क्या होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। रिएक्शन इज नॉर्मली हम जो रिएक्शन होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहला जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। देखिए ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में खत्म हो जाए, मतलब जो वन स्टेप में खत्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे। मतलब इट कंप्लीट्स इन वन स्टेप। और दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को मल्टी स्टेप रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी स्टेप रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो मोर देन वन स्टेप में खत्म होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी स्टेप रिएक्शन। रिएक्शन विच completes in more than one step। क्या होगा? Reaction which completes in more than one step is known as multi-step reaction। अब हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन और मल्टी स्टेप रिएक्शन को हम लोग यूज करेंगे और हम लोग समझेंगे ऑर्डर। इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कॉपी कर लीजिए, पॉज करके कॉपी कर सकते हैं आप। यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप प्लीज इसको लाइक कर दें, और यदि आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। जब तक हमारे चैनल पे 1000 लाइक नहीं, 1000 सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तब तक हम लोग लाइव नहीं आ पाएंगे। तो सारे व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ऑर्डर के बारे में। कहता है फॉर एनी एलिमेंट्री रिएक्शन हम लोग पहले एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर देखेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर देखेंगे। तो कहता है किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए द सम ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंक्लूडेड इन द रेट लॉ इज नोन एज ऑर्डर। क्या बोलता है? द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द रिएक्टेंट included in the rate law is known as order। क्या बोलेंगे? The sum of the powers of the reactant included in the rate law is known as order। मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट्री रिएक्शन N1A प्लस N2B से प्रोडक्ट बना। रिएक्शन क्या है हमारा? एलिमेंट्री। यदि रेट लॉ लिखेंगे तो रेट इक्वल टू क्या होगा? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर N1 एंड B रेज टू द पावर N2। तो यहां N1 प्लस N2 इक्वल टू ऑर्डर होगा। लेकिन यदि रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगा, क्या होगा? रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए सबसे पहले हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिएक्टेंट के ऊपर जो भी हमारा वैल्यू आएगा, ये N1 और N2 का जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग इसका ऑर्डर बनाएंगे। तो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यदि N1A प्लस N2B प्रोडक्ट दे रहा है, क्या दे रहा है? प्रोडक्ट दे रहा है, तो रेट यहां जो होगा, यहां क्या होगा? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर X इंटू B रेज टू द पावर Y, और यहां X प्लस Y इक्वल टू ऑर्डर होगा। एंड दिस कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं
कि ऑर्डर जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी है और द वैल्यू ऑफ ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, ईच एंड एवरीथिंग। तो हम लोग इसको कॉपी कर लीजिए, हम लोग कुछ ऑर्डर के बारे में नोट्स लिखेंगे। 1 मिनट रुक जाइए ऑपरेटर साहब। क्या होगा? ऑर्डर इज अ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। दूसरा क्या होगा? ऑर्डर पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है, बस ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। द वैल्यू ऑफ ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, fractional, but it cannot be infinite। ये हमारा हो गया। हम लोग अब ऑर्डर निकालेंगे किसी भी रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटली। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर और ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑर्डर टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रहते हैं। थैंक यू। आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम लोग आगे भी वीडियो बना के आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।